नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत हेडलाइंस से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मातृभाषा में गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा पर दिया जोर। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के मौके पर 45 शिक्षकों को किया सम्मानित। संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने की कही बात। एडमिशन के दौरान आधार की अनिवार्यता पर अभिभावकों को राहत। UIDAI ने कहा, स्कूलों में दाखिले के लिए आधार अनिवार्य नहीं। राज्यों को भेजे सर्कुलर में स्कूलों को आधार बनवाने के लिए स्पेशल कैंप लगवाने की कही बात। राफेल लड़ाकू विमान को वायुसेना में शामिल करने से भारत को मिलेगी जंग लड़ने की बेमिसाल ताकत। उप वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल SB देव का बयान। राफेल डील की आलोचना करने वालों को तय मापदंडों और खरीद प्रक्रियाओं को समझने की जरूरत। दुनिया में शक्ति संतुलन के लिए भारत और अमेरिका बनाएंगे संयुक्त रणनीति। गुरुवार को दोनों देशों के बीच दिल्ली में होगी 2+2 वार्ता। भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्री होंगे शामिल। चारों मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नतीजों से कराएंगे अवगत। और प्रतिबंधित माओवादियों के साथ संबंधों के पुख्ता सबूत के चलते हुई 5 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र पुलिस ने दायर किया हलफनामा। खबरें विस्तार से। देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती यानी कि शिक्षक दिवस पर दिल्ली के विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज 45 खास शिक्षकों को सम्मानित किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के विकास में शिक्षकों की अहम भूमिका है। उन्होंने मातृभाषा में स्कूली शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए असाधारण पहल करने वाले शिक्षकों को दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया। शिक्षक दिवस पर दिल्ली के विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश भर से चुने 45 खास शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। उपराष्ट्रपति ने शिक्षा के लिए उनके समर्पण और प्रतिबद्धता की तारीफ की। उन्होंने कहा कि शिक्षकों ने कक्षाओं में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए असाधारण पहल की है, जो दूसरे शिक्षकों के लिए प्रेरणा का काम करेगी। देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रैक्टिसेस क्या है, व्हाट आर द न्यू टेक्निक्स, न्यू इनोवेशंस, न्यू मेथड्स, और द ओल्ड मेथड्स व्हिच आर रिफाइंड दैट विल बी नोन टू अदर टीचर्स आल्सो, सो दैट दे कैन आल्सो फॉलो द सेम एंड दे कैन गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस। That is the purpose and it has been done very well. उपराष्ट्रपति ने शिक्षकों से विभिन्न गतिविधियों के जरिए छात्रों को शिक्षित करने की सलाह दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार पारदर्शी चयन प्रक्रिया के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की भी तारीफ की। In recognizing your outstanding contribution, the government has not only recognized you as an individual, but also has showcased that what can actually be achieved with competence, commitment, and collaboration. Recognizing the unrecognized is the best way, because people सुदूर भारत में सभी इलाके में रहने वाले ऐसी अध्यापकों का, उन लोगों का प्रतिभा का चयन करके उनको सम्मानित करना बहुत अभिनंदनीय है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय परंपरा में गुरुओं का स्थान सबसे ऊपर रहा है और भारत प्राचीन काल से शिक्षा क्षेत्र में विश्व गुरु रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना एक चुनौती है। इसके लिए गुरु शिष्य परंपरा को मजबूत किया जाना चाहिए। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने समग्र शिक्षा के लिए सरकार की पहलों के बारे में जानकारी दी। पूरे स्कूल शिक्षा का समग्रता से विचार करने वाली ये समग्र शिक्षा है। इसमें 3 पहल का केवल 3 वाक्यों में उल्लेख करूंगा। एक है पढ़े भारत बढ़े भारत। 15 लाख सरकारी स्कूलों को हर वर्ष में 5,000 से 20,000 रुपए की ग्रांट देंगे, जिससे लाइब्रेरी बनेगी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित गुरुओं ने शिक्षा के क्षेत्र में किए अपने अनूठे प्रयासों के अनुभव साझा किए। कम्युनिटी को जोड़ने का शुरू किया
टेक्नोलॉजी का उपयोग किया तो एक बदलाव इस तरह से आया कि आज जो स्कूल है वो अन्य स्कूल्स के लिए भी ब्लॉग, यूट्यूब चैनल और फेसबुक के और सभी सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ रहा है। All my superiors, all my administrators have always encouraged me, pushed me into various activities, which I felt if I bring it to the forefront, everybody would come to know and there would be many more awards for KVS. इस बार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए देश भर से सघन जांच और विश्लेषण के बाद सिर्फ 45 शिक्षकों को ही चयनित किया गया। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुल्गारिया के सोफिया विश्वविद्यालय में आज छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने शिक्षक दिवस के मौके पर देश के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया। उन्होंने कहा कि भारत के शिक्षक, स्कॉलर और अकादमियों के चलते देश का रुतबा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सभी देशों में भारत की शिक्षा व्यवस्था को सराहा जाता है। They have drawn from India's age-old traditions of learning and wisdom, and they have contributed to India's reputation as a knowledge power. They are a source of pride for India. Across continents, Indian scholarship and academic excellence is recognized. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुल्गारिया को भारत के रक्षा क्षेत्र में साझेदार बनने का न्योता दिया है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में वहां के राष्ट्रपति रोमेन राडेव से मुलाकात के बाद उन्होंने ये बात कही। दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी हुई। इसके बाद दोनों देशों के बीच 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें निवेश, पर्यटन और सैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग और सोफिया विश्वविद्यालय में हिंदी चेयर स्थापित करना शामिल है। वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाने से जुड़े कार्यक्रम पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी। बुल्गारिया नाटो का सदस्य देश है। वहां का घरेलू रक्षा उद्योग खासा समृद्ध है। दोनों देशों के बीच 2016-17 में व्यापार 76% बढ़ा। दोनों देशों ने सतत विकास, पर्यटन और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला भी किया। Bulgaria can become a key partner for India in the defense sector under our Make in India program and in technology-intensive sectors such as IT, logistics and infrastructure under our Digital India and Smart Cities program. Indian companies are also keen to deepen their footprint in the Bulgarian market. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिक्षक दिवस पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया। उन्होंने ट्वीट के साथ एक वीडियो संदेश भी साझा किया। 5 सितंबर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है। वे राष्ट्रपति थे, लेकिन जीवन भर अपने आप को एक शिक्षक के रूप में ही वो प्रस्तुत करते थे। अच्छा शिक्षक वही होता है जिसके भीतर का छात्र कभी मरता नहीं है। मेरे माँ बाप के बाप यही तो हैं जिसके साथ मैं खुलकर के बातें कर सकता हूँ। ये जो गुरु शिष्य संबंध है जिसमें गुरु अपना जीवन खपा देते हैं, मैं उनको नमन करता हूं। और भारत और अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्रियों की मुलाकात कल दिल्ली में होगी। ये दोनों देशों के बीच पहली 2+2 वार्ता होगी। इसके लिए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो दिल्ली पहुंच गए हैं। विश्व की बदलती परिस्थितियों के बीच भारत और अमेरिका के रिश्ते को नया और ठोस आयाम देने के लिए ये बैठक हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पद संभालने के बाद ये पहला मौका है जब अमेरिका किसी अन्य देश के साथ सकारात्मक तरीके से जुड़ना चाहता है। भारत में ट्रंप की रुचि को देखते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल जून में अपनी वॉशिंगटन डीसी यात्रा के दौरान दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक का प्रस्ताव दिया था। इस फॉर्मेट में अमेरिका की सिर्फ जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ बातचीत होती है। गुरुवार को दिल्ली में 2+2 बैठक 3 चरणों में होगी। पहले चरण में जवाहरलाल नेहरू भवन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से मिलेंगी। उसी वक्त साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस मिल रहे होंगे। दूसरे चरण में दोनों विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री एक साथ अपने अपने प्रतिनिधियों के साथ जवाहरलाल नेहरू भवन में संयुक्त बैठक करेंगे।
तीसरे चरण में वे सभी एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर अपनी बातचीत से अवगत कराएंगे। The strategic issues, bilateral issues, regional issues in a format of 2+2 is itself a very powerful signal of the growing importance of strategic partnership between India and the US. भारत और अमेरिका के बीच होने वाली 2+2 बैठक के एजेंडे के 3 पहलू हैं: कूटनीतिक, सैन्य और व्यापार। अगर तीनों को जोड़ दें तो बातचीत के क्रम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान से लेकर मध्य पूर्व, चीन, आसियान और हिंद प्रशांत से लेकर अफ्रीका तक में आपसी सहयोग और मतभेद के मसले उठेंगे। रूस के साथ खासकर भारत के रक्षा सौदों से जुड़े संबंधों को कम करने पर अमेरिकी मंत्रियों का जोर होगा। खासकर वे रूस से होने वाली S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीदारी पर सवाल उठा सकते हैं। भारत की तरफ से रूस के साथ रक्षा संबंध रखते हुए अमेरिका सहित अन्य देशों से रक्षा उपकरणों की खरीद का उदाहरण पेश किया जाएगा। So it's a question of needs. Something which the US can supply, something which Russia can supply, something which Israel can supply. And since, as I said, the Indian needs are quite strong and growing, so I'm sure India can do business both with Russia as well as with the US. अमेरिका की कोशिश जहां ईरान से तेल आयात रोकने के लिए भारत पर दबाव बनाने की होगी, वहीं भारत की ओर से अमेरिका को उस इलाके में इसे अपनी उपस्थिति बरकरार रखने की एक अहम कड़ी के रूप में पेश किया जाएगा। The different dimensions of strategic partnership, US and India, they can work together. We are important to them in their global strategy and their regional strategy, and they are important to us in our bilateral strategy and also regional strategy. भारत की तरफ से आतंकवाद और H-1B वीजा के मसले उठाए जाएंगे। कहा जाएगा कि खास तौर पर पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद के मसले पर अमेरिकी रुख में और कड़ाई की जरूरत है, ताकि पाकिस्तान पर जो लगाम कसी जा रही है वो ढीली ना पड़े। भारत की तरफ से ये भी कहा जाएगा कि H-1B वीजा के मामले में अमेरिका को भारत को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्रों की जनता के बीच संबंध बरकरार रहें। जसवंत तालबोट वार्ता के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों को फिर से परिभाषित करने की यह दूसरी सबसे बड़ी कवायद है। लेकिन चूंकि दो बड़े राष्ट्रों के बीच कई तरह के मतभेद होते हैं, लेकिन यह उन मतभेदों को एकजुटता में बदलने की कवायद भी है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें एशियाई खेलों में बेहतर प्रदर्शन करके लौटे खिलाड़ियों से आज मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को शाबाशी के साथ बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की वजह से भारत का दुनिया में रुतबा बढ़ा है। खिलाड़ियों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी खिलाड़ियों से बात की। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को दुनिया के शीर्ष प्लेयरों की बारीकियों से सीखने के लिए तकनीक का सहारा लेना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी खुशी जताई कि अब मेडल ऐसे खिलाड़ी ला रहे हैं जो पिछड़े और गरीब इलाकों से आते हैं। प्रधानमंत्री इस दौरान कुछ खिलाड़ियों की बेहद गरीब पृष्ठभूमि और मेडल जीतने के लिए उनकी लगन की बात करते हुए भावुक भी हो गए। उन्होंने खिलाड़ियों को 2020 में जापान में होने वाले ओलंपिक के लिए जुट जाने का भी संदेश दिया। केंद्र और राज्य सरकारों के सभी विभागों में वस्तु और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए शुरू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के राष्ट्रीय मिशन की आज शुरुआत हो गई। वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने आज इसका शुभारंभ किया। अब देश भर में कहीं भी सरकारी विभाग इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपने उपयोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद कर सकते हैं। वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने बुधवार को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की। गुरुवार से मिशन के तहत 6 सप्ताह का विशेष अभियान शुरू हो रहा है। यह अभियान राज्य मुख्यालयों पर मुख्यमंत्रियों की ओर से शुरू किया जाएगा। इसके तहत बेचने वालों का पंजीकरण किया जाएगा। इसमें छोटे और मझौले उद्योगों को तरजीह दी जाएगी। जो छोटे छोटे महिलाओं ने चलाए हुए जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसको जो छोटे कारीगर है उनके लिए भी जीएम के माध्यम से अपने माल बेचने का मौका मिलेगा। साथ ही में इसके साथ साथ जो छोटे उद्योग हैं उनको भी ज़्यादा बढ़ोतरी दी जाएगी, और यदि इसके कोई दूसरा भी उसमें खरीदना चाहता है तो उसको भी उसमें खरीदने का मौका मिलेगा। राष्ट्रीय मिशन का मकसद सरकारी खरीद में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। इसका मकसद बिना नकदी के खरीद को भी विस्तार देना है। पूरी मात्रा में पारदर्शिता आने के कारण इसमें जो भी कोई गलत बातें होती थी उसको पूरी तरह से अभी अटका ला गया है,
और साथ ही में आने वाले दिनों में इसकी वजह से क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, क्योंकि लोग भी खरीदेंगे तो पहले उसका वेरिफिकेशन होगा। पहले वेरिफिकेशन करने की स्थिति अलग थी, आज वेरिफिकेशन करना अलग है, खरीदने वाला अलग है, तो इसके लिए वो भी एक उसमें चीज़ आ गई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की शुरुआत अगस्त 2016 में हुई थी। इस साल 26 अगस्त तक इस पर 10,800 करोड़ रुपए की खरीदी बिक्री हुई है और इसके जरिए 6.96 लाख लेन देन हुए हैं। इसके तहत 1.35 लाख विक्रेताओं ने 4.43 लाख उत्पाद पेश किए हैं। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार वीवीपैट मशीनों की तैनाती होगी और इसकी व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ तब तक नहीं हो सकते जब तक संविधान संशोधन न हो। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि जिन विधानसभाओं का कार्यकाल आसपास खत्म हो रहा है उन्हें एक साथ लाकर चुनाव हो सकते हैं। हमारे संवाददाता पंचानंद मिश्रा ने उनसे बात की। चुनाव आयुक्त ओपी रावत हमारे साथ हैं और उनसे बात करते हैं आगामी जो चुनाव आने वाले हैं, चाहे वो विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का। सर, सबसे पहला तो ये एक जनरल सवाल है कि आने वाले समय में कई चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा के भी हैं, लोकसभा के, तो जो तैयारियां हैं, जो वीवीपैट की बात की जा रही थी, सारी पूरी होंगी, सब वो हैं हमारे? बिल्कुल, तैयारियाँ पूरी होंगी, समय पर होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ी बात है अपकमिंग जो इलेक्शंस आने वाले हैं, इसमें एक साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात कही जा रही थी कि कुछ राज्यों साइमल्टेनियस ना करके कुछ राज्यों को क्लब करके की जा सकती है। उसके लिए आपका क्या कहना है? साइमल्टेनियस इलेक्शन तभी संभव है जब कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अमेंडमेंट हो जाए। जब तक वो नहीं होता तब तक साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात नहीं की जा सकती। बाकी कुछ राज्य जैसे अभी पूछ रहे थे, अगर कोई हाउस अनटाइमली डिसॉल्व होता है तो उसमें जो लॉ अभी है उसके अनुसार उसी बात पर तेलंगाना जैसे उसके अनुसार चुनाव संपन्न होंगे 6 महीने में। उसकी समय सीमा 6 महीने होगी। 6 महीने लॉ में वही है। अभी जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें भी कई सुझाव आए थे और जैसे आपने बताया कि कमीशन विचार कर रहा है और उस पर निर्णय करेगा जल्दी। ठीक, धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ओपी रावत जिनका कहना था कि चुनाव की तैयारियां पूरी हैं, वीवीपैट मशीन को लेकर भी तैयारियां हैं और अगर तेलंगाना विधानसभा उसका डिसोल्यूशन होता है तो चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी। 6 महीने के अंदर चुनाव होते हैं और वो तय किया जाएगा। जुनैद के साथ पंचानंद मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और आइए यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राज्यसभा टीवी। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दास बीरबल। मैं हूं अशोक मिश्रा। मेरा नाम रंजीत गजमेर हो। मैं हूं रंजीत। नमस्कार, मैं हूं सुभाष घई और मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वायुसेना ने राफेल लड़ाकू विमानों को समय की जरूरत बताया है। उप वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एसबी देव ने कहा कि ये विमान भारत की युद्धक क्षमता में अभूतपूर्व बढ़ोतरी करेंगे। उन्होंने कहा कि राफेल करार का विरोध करने वालों के पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि वायुसेना बेसब्री से इन विमानों का इंतजार कर रही है। We find that people don't have the information, okay, and I shouldn't be, speaking. I'm not authorized to volunteer in information, so we just lump it, and it's not, this kind of things. We're just waiting for this aircraft to come. Okay, it's a beautiful aircraft. It's a very capable aircraft, and it's a capability that we need very quickly. उधर सुप्रीम कोर्ट में राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर रोक की मांग वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी। याचिका वकील एमएल शर्मा ने दायर की है। याचिका में सौदे में कई गड़बड़ियां होने का आरोप लगाया गया है। करार के तहत भारत सरकार फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को असम में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर के लिए दावों और आपत्तियों को पेश करने की तारीख को आगामी आदेश तक के लिए टाल दिया। जस्टिस रंजन गोगोई और आरएफ नरीमन की खंडपीठ के सामने एनआरसी समन्वयक प्रतीक हजेला की ओर से दावे पेश करने के साथ साथ 15 अतिरिक्त दस्तावेजों में से सिर्फ
10 को स्वीकार किए जाने का सुझाव दिया गया है। कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार और अन्य पक्षकारों से 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी। इससे पहले 28 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि वो हाल ही में असम के मसौदे एनआरसी में शामिल 10% लोगों के पुनः सत्यापन पर विचार कर सकता है, जो एक स्वतंत्र टीम द्वारा किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर राज्य एनआरसी समन्वयक से सील बंद कवर में एक रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा था। महाराष्ट्र पुलिस ने ये कहा है कि भीमा कोरेगांव मामले में 5 कार्यकर्ताओं को माओवादियों से संबंधों के कारण गिरफ्तार किया गया और पुलिस के पास इसके सबूत हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर यह दावा किया है। महाराष्ट्र पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, जिनसे ये साबित होता है कि इनका संबंध प्रतिबंधित माओवादी संगठन से है। पुलिस के मुताबिक असहमति वाले विचार रखने के लिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। इतिहासकार रोमिला थापर समेत 5 लोगों ने गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की है। महाराष्ट्र पुलिस ने 28 अगस्त को कई राज्यों में प्रमुख वामपंथी कार्यकर्ताओं के घरों पर छापे मारे थे और माओवादियों से संपर्क होने के संदेह में 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। इनमें तेलुगु कवि वरवरा राव, वेरनॉन गोंजाल्विस, अरुण फरेरा, सुधा भारद्वाज और गौतम नवलखा शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन्हें 6 सितंबर तक घर में ही नजरबंद रखने को कहा गया है। और यौन उत्पीड़न के मामले में नालसा के मुआवजे की स्कीम अब सब पर लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को पॉक्सो के मामले में भी लागू करने का आदेश दिया है। इससे बच्चों को भी इस स्कीम का लाभ मिल पाएगा। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो के मामले में ये स्कीम 2 अक्टूबर से देश भर में लागू हो जाएगी। साथ ही कोर्ट ने देश के सभी स्पेशल पॉस्को कोर्ट को आदेश जारी कर इस स्कीम के तहत मुआवजा देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश केंद्र सरकार की ओर से नए नियम बनाए जाने तक जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को स्पेशल जज और सभी राज्यों को भेजने का निर्देश दिया, जिससे इसकी जानकारी सभी को हो सके। सुनवाई के दौरान ऐसे मामलों की कैमरा प्रक्रिया की भी बात उठी। और आईपीसी की धारा 377 की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट कल अपना फैसला सुना सकता है। आईपीसी के सेक्शन के तहत समलैंगिकता अपराध की श्रेणी में है। धारा 377 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने अपना फैसला 17 जुलाई को सुरक्षित रखा था। इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र ने धारा 377 पर अपना पक्ष रखने से इनकार कर दिया था। सरकार का ये कहना था कि कोर्ट ही ये तय करे कि 377 के तहत बालिगों का समलैंगिक संबंध बनाना अपराध है या नहीं। और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI ने कहा कि आधार ना होने की स्थिति में स्कूल बच्चों के एडमिशन से इनकार नहीं कर सकते। UIDAI की इस संबंध में राज्यों के सचिवों को एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें सभी स्कूलों को ये सलाह दी गई है कि वो अपने परिसर में आधार बनवाने और अपडेशन के लिए स्पेशल कैंप लगवाएं। इस काम के लिए स्कूल स्थानीय बैंकों, पोस्ट ऑफिस, राज्य शिक्षण संस्थान और जिला प्रशासन से समन्वय बनाकर काम करें। दरअसल ऐसी कई घटनाएं सामने आई थीं जिनमें आधार ना होने पर बच्चों को एडमिशन देने से इनकार किया जा रहा है। लिहाजा अथॉरिटी ने कहा है कि ये तय किया जाना चाहिए कि आधार के अभाव में किसी बच्चे को उसके अधिकार या फायदे से दूर ना किया जाए। इस तरह की मनाही अमान्य है और कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। और सीबीआई ने आज तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सी विजयभास्कर और डीजीपी टीके राजेंद्रन के आवास पर तलाशी ली। ये तलाशी गुटखा घोटाला मामले में हुई। राज्य में करीब 40 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया गया। इनमें स्वास्थ्य मंत्री और डीजीपी के आवास भी शामिल हैं। ये मामला पिछले साल 8 जुलाई को सामने आया था। तब आयकर विभाग के अधिकारियों ने पान मसाला और गुटखा बनाने वालों के घरों, गोदामों और कार्यालयों पर छापा मारा था। इन पर टैक्स चोरी का आरोप था। छापों के दौरान कथित तौर पर डायरी बरामद की गई थी, जिसमें उन लोगों के नाम थे जिन्हें घूस दी गई। इस साल अप्रैल में मद्रास हाई कोर्ट ने यह मामला सीबीआई को भेज दिया था। कोलकाता के माजरहाट में कल पुल गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि घायल हुए 21 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये ब्रिज 50 साल पुराना था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं।
पश्चिम बंगाल सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के लिए 5 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की घोषणा की है। विशेषज्ञों के मुताबिक मरम्मत न होने के चलते यह हादसा हुआ था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि संविधान का पालन करना सबका दायित्व है। वो आज विद्युत चक्रवर्ती की किताब कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन इंडिया का विमोचन करने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि संविधान का हर पक्ष ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी संविधान बनाने में अहम योगदान दिया और अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को भी ध्यान में रखा गया। Sagacious words of Dr. Ambedkar, which are relevant today, as when he had spoken. He said, however good a constitution may be, if those who are implementing it are not good, it will prove to be bad. However a bad constitution may be, if those implementing it are good, it will prove to be good. जापान में पिछले 25 साल का सबसे शक्तिशाली तूफान जेबी की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। राहत और बचाव का काम बड़े पैमाने पर जारी है। तूफान के चलते बड़े पैमाने पर परिवहन सेवाएं प्रभावित हुई, जिससे उड़ानों और रेल सेवाओं को रद्द करना पड़ा। विमानन कंपनियों ने 700 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी। व्यस्त हवाई अड्डों में से एक कंसाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कल रात तूफान की वजह से हजारों लोग फंसे थे, जहां से हजारों लोगों को नाव की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। तूफान की वजह से उठ रही ऊंची ऊंची लहरों ने हवाई अड्डे के रनवे और बेसमेंट में बाढ़ जैसी स्थिति ला दी है। तूफान के मद्देनजर जापान के कांसाई इलाके में रहने वाले करीब 12 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर जाने की सलाह दी गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।